खड़ी हुई है, हमें इससे डरना चाहिए क्या? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो नमस्कार नीरज जी। सो ये नो योर कंपनी की जगह नो योर क्राइसिस वाला मामला हो गया है। बिल्कुल। सो ये इसमें इसमें बहुत सिंपल जो चीज आपने बहुत बढ़िया समझाया, उसमें से एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये उत्पाद है उस समय की जब पैसा फ्रीली बंट रहा था या छप रहा था। यूएस में जब पैंडेमिक की शुरुआत में 2020 में आपने देखा क्या हुआ था, जब इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ जो सिस्टम में, उस समय 2021 में एसवीबी को इतना ज्यादा, सिलिकॉन वैली बैंक को इतनी ज्यादा डिपॉजिट्स आए और उनके पास इतना जब सरप्लस हो गया तो उन्होंने करीब 80 बिलियन, मतलब आज की वैल्यू में 6 सवा 6 लाख करोड़ रुपया मॉर्गेजेस की सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में लगाया, है ना। अब उस समय ये था कि पैसा फ्री में आ रहा है, हमको तो कोई ज्यादा ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, हर बार आ रहा है, तो उसको हमने लगा दिया 1.79% पे उनको ब्याज पे लगा दिया। वो यील्ड अच्छी थी, तब तक सब ठीक था। अब जब यूएस फेड की कामकाज की वजह से जो जिस टाइप के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो जब यील्ड 3.25 3.5 के ऊपर जब आ गई थी, अभी तो 4-5 की बातें हो रही है, बट मैं बोला 3.25 3.5 से ही ये नुकसान होना शुरू हो गया था। सो जो मार्क टू मार्केट सिक्योरिटीज, उसमें नुकसान को वो करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए इन्होंने कुछ अपनी सिक्योरिटीज बेची। अब जो पैसा इनके पास आता है वो कहाँ से आता है? जो प्राइवेट इक्विटी फर्म जो पैसा फंड रेस करती है, वीसी फर्म से पैसा जो नए नए वेंचर्स रेस करती हैं, जो डिप्लॉय नहीं होते, जिनकी अभी भी प्रोजेक्ट में लागत जब लगती है तभी लगाने हैं, तो सरप्लस जब रहता है तो फंडिंग तो आ जाती है, तो उसको ये लोग ज्यादातर इस टाइप के कस्टमर्स एसवीबी में अपना पैसा लगा के रखते थे या सेविंग्स में, डिपॉजिट्स में डालते थे। उन सब ने वापस पैसा खींचना शुरू कर दिया। तो ऐसी ऐसी कंपनीज थी, उनके जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट थे या प्राइवेट इक्विटी फर्म जिन्होंने ऐसी कंपनी फंड की हुई है, जिनका सरप्लस पैसा एसवीबी में था, वो सब वहां से निकलना पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में शुरू हुआ। और उस वजह से इनके ऊपर इतना दबाव आया, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए इन्होंने ऐलान किया कि हम डेट रेस करेंगे, फंड इक्विटी रेस करेंगे। तो ये जो आप 60% की जो गिरावट देख रहे हो, उस एक्सीडेंट का वो है नतीजा, कि सभी पीछे लग गए कि भाई हम पैसा निकाल रहे हैं, और पैसा निकालेंगे तो वो बेचेंगे तो नुकसान करके, उन्होंने कुछ बेची भी है, कुछ नुकसान करके बेची है, बट लिक्विडिटी इज एन इशू, आप कितना बेच सकते हो नुकसान पे। तो उस वजह से ये सब हो रहा है। तो डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। ये कोई बहुत छोटा सा केस है नहीं कि एक छोटी सी कोई कोने में बैंक है, बड़ी बैंक है, इट्स इन वन ऑफ द टॉप टियर बैंक्स इन यूएस। 40 इयर्स, 40 साल की इसकी हिस्ट्री रही है। ऐसी बात नहीं है कि बैंक 2-4-5 साल पहले ही शुरू हुई है, अच्छा कामकाज किया है इसने। तो जब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इस दौर से गुजरता है तो डेफिनेटली एक उसका झटका जो है वो बाकी ट्रेमर्स या जिसको कहते हैं आफ्टर शॉक्स, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में रहेंगे। और ये होना था। और हमारे यहाँ दिग्गज बैंकर श्री उदय कोटक ने एक स्टेटमेंट कल मेरे ख्याल से दिया था कि इतने समय में 500 बेसिस पॉइंट यानी 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, 0 से 5% आ गए, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना था। इट वॉज वेटिंग टू हैपन, एज ही सेज, कि कहीं तो होना ही था, और ये आपको दिख रहा है। तो हमारे यहाँ लेकिन इंसुलेटेड हम क्यों हैं बाकी मार्केट वैश्विक बाजारों से थोड़ा सा? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कोई हमारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ना कोई डिपॉजिटर्स में इंडियन उनकी कोई समावेश है, ना उस बैंक के कोई कारोबार से हमारे को लेना देना। लेकिन यूएस में आप सोचिए, अगर कोई छोटी फर्म्स, टेक फर्म्स या स्टार्टअप्स ने पैसा लगाया और उनका पैसा अगर फंस जाता है, तो उनके लिए वो कारोबार एकदम से ठप हो जाएगा। उनकी खुद की बैलेंस शीट जो है वो हो जाएंगी, इम्पेयर हो जाएंगी, और वो आगे चल के नौकरियां नहीं दे पाएंगे, कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो एक कैस्केड इफेक्ट रिसेशन की तरफ जो जो है वो बिल्कुल हो सकता है। इसको कितनी जल्दी सरकार वहां पे क्या इसका मेजर लेती है वो है। और दूसरा विकल्प इसमें निकलने का एक ही है जो मेरे हिसाब से, वो है कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से थमना शुरू हो जाए, या इंडिकेशन ये आ जाए कि ये यील्ड जो 5% की हो रही है ये ना हो, ये कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट इसमें, पीकिंग आउट इसमें हो जाए, ताकि कुछ रिवर्सल हो तो आप बच सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। प्रकाश, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि अब वहां लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को इसको बेल आउट करना चाहिए, एसवीबी बैंक को। लेकिन इस समस्या इसमें ये खड़ी हो रही प्रकाश, कि जो सिल्वर गेट में कांड हुआ है,
वो तो वहां की गवर्नमेंट मान के चलती थी कि उसको ऐसा होना, तो वो बेल आउट की स्थिति गड़बड़ा रही, वो मुझे लगता होगा। आपने जो भी कहा ना कि ब्याज दरें रोक दे, फेड कहे कि नहीं अच्छा एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, सिस्टमिक रिस्क हो सकता है, क्या हम रोक दें? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए शायद एसवीबी में भी हमको उतना बड़ा कंसर्न ना दिखे, लेकिन हमको वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न दिख रहा है कि फेड की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि हम खूब ब्याज दर बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाते रहेंगे उनको खुद नहीं पता, डेटा बैक्ड है, और उसका असर फिर हमारे बाजारों पे आएगा। देखिए कोई कुछ भी कह ले, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि यूएस में 6% ब्याज दर होंगी और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिफरेंशियल 2% लगे तो 8% तो आपके यहाँ तो रेपो हो जाएगा, तो 10, 11, 12, 13% पे मुझे नहीं लगता कि बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। तो ऊपर से ये एक नया सरदर्द है। अब इस परिस्थिति में अपने बाजार को आप एनालाइज करिए सर। तो दिनेश भाई बिल्कुल सही बात है कि हम लोग इससे इतना इंसुलेटेड बहुत समय तक रह भी नहीं सकते। अगर ये क्राइसिस स्नोबॉल होता है नहीं और विस्तार से फैलता है और सरकार वहां पे कुछ करेगी ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राइवेट सेक्टर के उसमें दायरे में है कि बैंक अपने आप चलती है, अपने हिसाब से बैलेंस शीट रिस्क मैनेज करती है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता सरकार इसको बेल आउट करने की कोई चेष्टा अभी तो करेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स का जो मूवमेंट है, जो बढ़ोतरी जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जगह स्टेबलाइज होती है, या घटना ना भी शुरू हो लेकिन जिसको पिवट कहते हैं, वहां पिवटिंग का भी आपको असर दिखने लगे, तो लोग एक रिस्क को समय के उससे एक समय के टाइमलाइन के हिसाब से, समय सीमा के हिसाब से आंकलन उसका कर सकते हैं कि भाई हाँ अभी 1-2 महीने और खराब जा सकते हैं या टफ जा सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे इसका असर नेगेटिव इसलिए होना बहुत आसान है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, एफआईज का जो फ्लो है वो आउटफ्लो जितना बढ़ता जा रहा है, और अगर वो इनफ्लो नहीं हो बनता है, जिस हिसाब से 2-3 दिन हमने कुछ इनफ्लो देखे, कुछ ब्लॉक डील्स की वजह से हुआ है, जिस वजह से हो, अगर वो वापस बड़ी तादाद में पैसे लेके जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। और मनी सप्लाई, एंड ऑफ द डे मनी सप्लाई जो ग्लोबल है उसका असर आपको भी पड़ता ही पड़ता है। तो हमारी कंपनीज जिस हिसाब से बाहर के प्रोजेक्ट्स करने की क्षमता रखती है, तो वो रिसेशन आ जाएगा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो असर तो बहुत गहरा पड़ सकता है। इनफैक्ट इमीडिएट शायद ना हो, लेकिन लेट हो, लेकिन बहुत गहरा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलना जरूरी इसलिए भी हो जाता है, और इसको अगर ये जरूरी सोल्यूशन नहीं निकलता है बहुत जल्द, आपको अगर दिखता नहीं है, तो नीरज भाई इसमें सबसे बड़ा टेंशन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मार्केट इतना ग्रेजुअली ड्रिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि कारण क्या है। इनफैक्ट ये एसवीबी की भी खबर है, मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि आपने इसको उठाया इस मुद्दे को, बाकी कहीं इसकी चर्चा ही नहीं हो रही, जबकि ये इतना बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है यूएस में। तो कोई खबर नहीं है। और उनके ग्रेग बेकर जो उनके सीईओ है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, उनके जो 10 मिनट का कॉल भी मैंने सुना, काफी मुश्किल से मिला मुझे उसकी रिकॉर्डिंग, तो वो सुनने के बाद ये लगा कि वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 40 साल तक आपने हमको सपोर्ट किया है तो सपोर्ट कीजिए, तो उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। तो परिस्थिति थोड़ी गंभीर जरूर है। नहीं, बिल एकमैन जैसे बड़े लोग ये कह रहे हैं कि बेल आउट करना पड़ सकता है। हम लोग तो सुबह 7 बजे से हम और आशीष इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई देखिए सिल्वर गेट की कहानी चल रही थी, मुझे लग रहा था इसमें कुछ बड़ा लोचा होगा। जैसे सिल्वर गेट हुआ, इधर शायद में आपके एसवीबी भी हो गया, जबकि वो बहुत ही कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, लो प्रोफाइल बैंक है। लेकिन जब वहाँ ये कांड हो सकता है, तो आप सोचिए जो लोग बहुत ज़्यादा हाइब्रिड प्रोडक्ट में सिक्योरिटाइज करके जो बेच रहे हैं और जिनको अभी ये रियलाइज नहीं है, वो मुझे उसका डर लग रहा है। अच्छा, दूसरा डर मुझे सबसे ज़्यादा ये कि फेड को सिर्फ अपना 2% का टारगेट मीट करना है और जॉब मार्केट को लूज करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देख रहे हैं। तो हमको तो वहाँ से सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है। प्रकाश जी। नहीं है, दिक्कत है। और देखिए जो सिल्वर गेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो फोकस एरिया है, वो तो जैसे आपने सही कहा क्रिप्टो को लेके है, तो क्रिप्टो पे तो ऐसे ही एक बादल गहरा रहे हैं कि भाई इसमें कुछ दम है नहीं, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनका नुकसान ही हो रहा है, और जो निकल चुके हैं स्मार्ट जो इन्वेस्टर है वो तो काफी समय से निकल चुके हैं। लेकिन आप देखिए यूएस फेड की जो बयान आते हैं ना, और आज ये पेरोल डेटा आएगा उसके बाद क्या रुख अपनाते हैं, उसमें एक मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। उनको जो करना है वो करने से पहले उसको बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉक इट अप, मतलब वो ना करने से पहले ही उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उससे जो मार्केट को रिस्क या एक रिस्क परसेप्शन या जो रिस्क की जो इवैल्यूएशन, रिस्क का आंकलन है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जॉब्स क्रिएट करने हैं, जॉब प्रोटेक्ट करने हैं,
कंजम्पशन प्रोटेक्ट करनी है, इस टाइप की है। तो ये सब चीजों को संभालने के लिए यूएस की इकोनॉमी के लिए काफी भारी संघर्ष करना पड़ेगा, कोई बहुत आसान तो है नहीं। तो इतनी सारी चीजों को बैलेंस करने का कितनी जल्दी होता है, ये सवाल ये है। हमारे यहाँ एक चीज अच्छी जो आपने देखी जिसकी वजह से इस टाइप की परिस्थिति उभरती हुई नहीं दिख रही है, वो ये है कि हमारे यहाँ कंपनी अभी भी केपेक्स साइकिल में है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी बैंक आगे पैसा लेंड करने की क्षमता रख रहे हैं, 14-15% निम ग्रोथ दिख रहे हैं। सो ये जो इस टाइप क्रेडिट ग्रोथ, सॉरी निम ग्रोथ नहीं, क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है। तो और आरबीआई ने जिस हिसाब से संतुलित तौर से इकोनॉमी के उसमें वो किया है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए भी हैं, लेकिन इस रूप से भी नहीं बढ़ाया कि आपके ऊपर मार पड़ना शुरू हो जाए या कंजम्पशन या डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन इतना सिवियर हो जाए कि वो रिसेशनरी मूड में आ जाए। यूएस में मुझे लगता है कदम बहुत ड्रास्टिक उठाए गए, और कदम उठाने से ज्यादा जो उसके आसपास जो माहौल बना, जो दहशत बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं होगी। सो एक चीज लेकिन हमेशा मैं याद रखता हूँ मार्केट में, मार्केट जिस चीज की आप उम्मीद करो वो रिस्क कभी नहीं अपनाता। मतलब जिस चीज का आपको डर होता है वो नहीं होता, कोई नई चीज ही होती है। और ये जब हुआ तो मैं ये भी सोच रहा था कि ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस टाइप का अगर हो गया तो ये कैस्केड बड़ा हो गया। अब ऑफकोर्स इसको हम लीमैन क्राइसिस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट मॉर्गेज में पैसा दिया था, यहाँ पे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। और इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं अगर पीक आउट होने की इंडिकेशन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये संभलने की कोशिश कर सकता है, ये सारा वो होगा। बट क्या कदम उठाती है यूएस फेड, वो उस पर बहुत निर्भर करेगा, और उस वजह से मार्केट एक स्टैंड स्टिल मोड में आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स ने तो ऑलरेडी ये एक वो दे दिया है कि भाई हम लोग कोई भी नई चीज करने, नए एक्सपोजर लेने की उसमें नहीं है। और जिस हिसाब से क्रूड या मेटल्स और ये सब में आप मूवमेंट देख रहे हैं, सारे कमोडिटी मार्केट्स में इसका असर आपको दिखेगा सबसे पहले, क्योंकि यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारतीय इकोनॉमी और भारतीय बैंकों ने तो बहुत ही बढ़िया मतलब प्रदर्शन पिछले कुछ समय में किया। अच्छी क्रेडिट ग्रोथ, बैलेंस शीट बहुत क्लीन की, एनपीएज उनके डिकेडल लोस पे चलने वाले, 4% ग्रॉस एनपीए होगा इस साल क्लोजिंग में, हम कोशिश करेंगे। सब कुछ फैंटास्टिक। लेकिन दूर देश से बैठे हुए कोई ऐसा कांड हो रहा है जिसका रिपल इफेक्ट हमारे ऊपर भी आने की आशंका है। इसलिए चर्चा करना मैंने ज़रूरी समझा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए। कोई बड़ी इवेंट अगर हो तो आपके ध्यान में रहे, आपके लिए वो ब्लैक स्वान ना हो। ये मैं हम लोग इस चर्चा के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि आप अवेयर रहे उस चीज़ों से। तो इसलिए अभी बहुत डरने पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपके डॉट प्लॉट दिख रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए। ये हमने सुबह दिखाया था और अभी फिर दिखा रहा हूँ आपको कि अगर फेड इसी रफ्तार से चलता रहा और जो वहाँ पे ऑड्स एंड इवेंट के प्रोजेक्शंस चल रहे हैं उसके हिसाब से लगभग क्लोज टू 6% फेड रेट जा सकता है, और वो कम से कम 6 से 9 महीने तक उसी लेवल पे स्टेबल करेगा। उसके बाद से ड्रॉप शुरू होगा। तो अगर आज से हम यहाँ से जोड़ें तो लगभग साल सवा साल की ये कहानी बनती है। तो अगर इतने हाई लेवल के इंटरेस्ट रेट उस लेवल पे सस्टेन करेंगे तो फिर यूएस में आप सोचिए क्या दिक्कत होगी। क्योंकि फ्री का पैसा अचानक से 6% ब्याज में मिलने लगे, मॉर्गेज यानी जो वहाँ का होम लोन 30 साल वाला था वो 7% उससे ऊपर चला जाए तो तकलीफ बढ़ती है। और यही हमको इसमें देखने को मिला हुआ है। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत बेहतर तरीके से आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कि कहीं एक जगह एक प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ध्यान इसलिए रखना चाहिए